नमस्ते, दिस साइड भारती भावना कौशिक। आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो हिमाचल पीसीएस की मुख्य परीक्षा में आने वाली मुख्य परीक्षा जो भी इसी महीने के एंड में होने ही वाली है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 2024 की मुख्य परीक्षा में बैठे थे उनमें से बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहे जिनका जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा, लेकिन हिंदी एज अ मुख्य परीक्षा का जो एक ऐसा पार्ट है जो कि क्वालिफाइंग है, लेकिन उसके बावजूद भी सोचो हम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ले पाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारी मातृभाषा की नॉलेज ही नहीं है? क्योंकि विषय के बारे में जानना अलग है, बोलना और पढ़ना अलग है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एज़ पर द लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या आप उस लेवल पे उस बात को अपनी बात को रख पा रहे हैं कि नहीं, क्या मात्राओं की मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर हमें पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं पता। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है निबंध लेखन को लेकर, और ना ही सिर्फ ये हिमाचल पीसीएस के बच्चे, जो हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी हमारा हिंदी एज अ लैंग्वेज का पार्ट रहता है और वो भी क्वालिफाइंग ही होता है, तो वहाँ भी ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो कैसे देखते हैं कि हमें, जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि ना प्रभावशाली निबंध लिखा कैसे जा सकता है, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो हमने टॉपिक चूज़ किया कि हिंदी सिनेमा के मुख्य विचार बिंदु इंक्लूडिंग वेब सीरीज़। तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको ऐसे लिखना है तो आई जस्ट पिक दैट टॉपिक, राइट। तो हमने उस टॉपिक को पिक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको उसका थोड़ा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप उसकी वर्ड लिमिट को कंसिडर करते हुए अपना एक अच्छा ओपिनियन उसमें दे पाए, है ना। ओपिनियन के साथ साथ अब हम देखेंगे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें देखो क्या करना है कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। विषय की परिभाषा दी जाती है, कोई भी प्रसिद्ध कथन, घटना, उदाहरण या आंकड़ों को यूज़ किया जाता है। भूमिका में विषय का परिचय और प्रासंगिकता अवश्य हो, यानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप आउट ऑफ द वे होके कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे, आपका जो टॉपिक है उसी को कंसिडर करते हुए वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। अब टॉपिक का नाम आ गया हिंदी सिनेमा, अब इंट्रोडक्शन किसका देंगे? तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अभी जिसमें इसने बोला हुआ है, कोई प्रसिद्ध स्टेटमेंट हो गई या आंकड़ा हो गया, कुछ भी आप ऐसा दे सकते हैं। तो देखिए 2019 जब पैंडेमिक आया था उसके बाद से ही अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो कि हिंदी सिनेमा में ही कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज क्या आया कि लोग ज़्यादातर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की तरफ ज़्यादा बढ़ गए बजाय कि सिनेमा हॉल्स के। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका एक इम्पैक्ट स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली हमारे जितने भी सिनेमा घर वाले जो इनसे जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं उन पर इसका इम्पैक्ट आया होगा? तो लेट्स सपोज कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके न्यूज़पेपर का पार्ट रहा हो कि जब से हमारे ये ऑनलाइन मोड आने शुरू हुए हैं तब से लोगों का जो घर से निकलकर एक सिनेमा हॉल में जाके जो मूवी देखने का है वो बहुत कम हो गया है, जिसका इम्पेक्ट ना सिर्फ आपके बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस की उनकी खुद की सैलरी पे पड़ेगा, इवन जो हमारे मार्केट जैसे डेवलप, क्योंकि उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है ना। एक आपका फूड कोर्ट होता है, तो ये एक हर एक बिज़नेस एक या दूसरे का उसका वैसे ही प्रमोट वो करता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपका न्यूज़पेपर का पार्ट रहा हो, किसी हेडलाइन का पार्ट रहा हो, तो लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दे देती हूँ कि जब से हम हिंदी में ही लिख रहे हैं ऐसे कि जब से ये 2000 जिससे हमारा ये पैंडेमिक का रीज़न रहा, जब से पैंडेमिक का टाइम रहा उसके बाद से लेकर अब तक हमारी जो सिनेमा घरों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफ़ी पहले से बिगड़ गई है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, वो हिंदी सिनेमा का ही टॉपिक हो गया। फिर आप दिखाओगे कि हम हिंदी सिनेमा का 21st सेंचुरी से रिलेटेड एक आपका वन लाइन स्टेटमेंट एक वन लाइन स्टेटमेंट में आप उसको पूरी की पूरी आप उसकी परिभाषा देंगे। सबसे पहले आप आंकड़ों से शुरू करेंगे और फिर दूसरा, यानी फर्स्ट आपने क्या किया, आपने डाटा से शुरू किया और उसके बाद आपने शुरू किया आपने उसको अपने डिफाइन कर दिया कि वो है क्या, आपने उसको डिफाइन कर दिया। देखिए ऐसे लिखने का चाहिए हिंदी हो या इंग्लिश, इसी तरीके से इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट आ गया मुख्य भाग, और मुख्य भाग को हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 7 पार्ट में बायोफिकेट किया। तो ये टॉपिक पे डिपेंड करता है कि हम सबसे पहले उसके कारण के बारे में बात करेंगे या प्रभाव के बारे में बात करेंगे। हम लेते हैं, तो मैं मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रही थी, और वो कौन सा, आपकी हिंदी सिनेमा के बारे में। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इसके मुख्य बिंदु में कॉजेज़ के बारे में नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे इसका स्टेटस क्या है। तो करंट अगर हम स्टेटस देखें तो आपको पता है कि
जिस तरीके से सिनेमा आपके घर तक सीमित रह गया है, तो हमारा जैसे लोगों से मिलना जुलना, हम एक गैदरिंग करके जाते थे, हम आइसोलेट होना बहुत शुरू हो गए हैं, जिसका आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो जैसे आपने यहाँ से शुरू किया, आपने इसके करंट स्टेटस में इसके कम से कम 4 से 5 एक पूरे पैराग्राफ के अंदर पूरा पैराग्राफ लिखा, और उस पैराग्राफ में आपने उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताए, उसका आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, आपने ये बता दिया। फिर उसके बाद हम गए इस विषय के अनुसार वो जो भी हमारे स्टेटस थे उसके कारण क्या थे। अब हमने बात कर ली रीजंस के बारे में कि ये पर्टिकुलर जो हमारा करंट स्टेटस था उसके रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसके कारण क्या है। अब उस कारण, अगर वो कारण है तो वो कारण का जो कॉज है, मेन कॉज है, वो भी आप डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी मिलने लग गई है, लोगों के पास, हर एक के पास मोबाइल अवेलेबल हो गया, तो वो अपने टाइम को देखते हुए, हमारे पास हर बार टाइम नहीं होता कि हम बाहर जाके मूवीज़ में टाइम इन्वेस्ट करें, तो बेटर है कि अगर हम खाना खा रहे हैं या घर पे हैं तो हम वो सारा टाइम घर पे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या होगा, तो आप उसके कॉजेज़ भी देंगे। ये कॉजेज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पहले अगर कोई भी आपकी मूवी सिर्फ थिएटर में लगती है तो उसको आपके मतलब बोर्ड कंट्रोल करता है कि कोई ऐसा मतलब टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसमें हमें हर एक एज ग्रुप के लोग उसको नहीं देख पाए, है ना। तो जैसे कोई भी, अगर फॉर एन एग्जांपल, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ कबीर सिंह, बहुत ही क्लियर था कि अगर आप अंडर 18 हैं, यू विल नॉट बी एबल टू वॉच दैट मूवी, राइट। तो ये क्या हो गया कि क्योंकि उस पर इतना मारधाड़ दिखाया हुआ था, काफ़ी ऐसे कंटेंट थे जो कि उस एज ग्रुप के लिए उनको दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये किसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, उसका नेगेटिव प्रभाव हो गया। अब सेम चीज़ क्या हो गई है ना कि अगर आप जब नेटफ्लिक्स में होते हैं, बिकॉज आपके पेरेंट्स के थ्रू आप उसको लॉग इन कर लेते हैं, इवन अगर आप अंडर 18 हैं तो भी, तो वो जो कंटेंट जो आपकी मानसिकता पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, उसके ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं है, तो यू कैन वॉच इट। तो ये क्या हो गए, ये उस पर्टिकुलर जो भी हमारा जो कारण था उसका प्रभाव हो गया, जो कि आप बताओगे सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका साइकोलॉजिकल भी आ गया, साथ में हर एक एज ग्रुप के ऊपर। जैसे किसी के लिए वो एक एंटरटेनमेंट का अच्छा साधन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको, अगर आपने देखा होगा आजकल की जो जनरेशन्स है वो क्या कर रही है, वो मतलब इसे अब्यूजिव वर्ड जो कि हमारी मूवीज़ के अंदर काफ़ी दिखाया जाता है, जस्ट टू एक सिग्मा काइंड ऑफ पर्सनालिटी को शो करने के लिए, उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। तो ये चीज़ें उनको सिखा क्यों रहा है, कौन सिखा रहा है? तो जो हम कहते हैं ना, जो हम देख रहे हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो जो आपको सिनेमाघर दिखा रहे हैं वैसा ही आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे सोल्यूशन। तो वहीं अब समाधान में क्या होगा, समाधान करेगा कौन? क्योंकि अगर उसको समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो ये टॉपिक रहे या फिर कोई ऐसा टॉपिक ले लीजिए जिसका समाज पे, जैसे एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक ले लीजिए, तो गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो कुछ ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर काम करे जिससे उसका लॉन्ग टर्म पे, मतलब लॉन्ग टर्म प्लस मास को उसका फ़ायदा हो। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, जैसे जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम तो प्लांटेशन ज़्यादा करेंगे या फिर कार्बन एमिशन को कंट्रोल करेंगे, जैसे सस्टेनेबल फ्यूल हम लेकर आ गए। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन पार्ट। और उसके बाद हम देंगे निष्कर्ष। और निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष हमारा हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि कंक्लूड कर पाए एक आपका बैलेंस्ड थ्योरी को, बैलेंस्ड माइंडसेट को। कैसे? क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं हम अपनी वेब सीरीज़ को लेके बात कर रहे थे, राइट। तो इसमें हमारा बैलेंस अप्रोच क्या आ सकता है? देखिए, जहाँ पर लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट था, राइट, तो वो घर पे वो चीज़ों को देख लेते हैं, उसके साथ साथ उनका उतना पैसा भी नहीं लगता। अगर आप बाहर जाके मूवी देखते हैं तो वो पर टिकट भी आपको काफ़ी रहता है, जबकि इनका तो साल भर का सब्सक्रिप्शन रहता है। तो इकोनॉमिकल अगर आप नॉर्मल लेमैन के लिए देखें, आम आदमी के लिए देखें, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल है। वहीं पर अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो उनकी बिजनेस में डेफिनेटली धीरे धीरे गिरावट आ गई। तो दोनों के लिए क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं एक के लिए अच्छा रहा तो एक को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि एज ग्रुप को लेके बात करें, तो ये बच्चों जो हमारे अंडर 18 जो बच्चे होते हैं उनको ये डेफिनेटली काफ़ी साइकोलॉजिकल हार्म ही कर रहा है, क्योंकि ऐसा कंटेंट वो ऐसा कंटेंट कम देखना पसंद करते हैं जो नॉलेजेबल ज़्यादा हो, उनमें से नेगेटिव ट्रेट्स को बहुत जल्दी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा बैलेंस अप्रोच देंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी मार्केट में आ गई है और अगर सरकार ने अभी तक उसको बैन नहीं किया है, तो डेफिनेटली हमने वो बनाया तो था
एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोटोकॉल, उसके ऊपर कोई ना कोई फ़िल्टर या उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा बोर्ड कंट्रोल होना चाहिए कि आप जब तक उसे मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो वो समाज के किस किस एज ग्रुप को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, और उसको लेकर उनकी एक कड़ी मतलब जो हम सॉल्यूशन में भी बात करेंगे, एक हम उसको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिसको हमें फॉलो करना ही पड़े, है ना। तो ये हो गया आपका एक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण भी आपको मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे ये टॉपिक तो हो गया जिसके अंदर कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं है। फॉर एन एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे कोई गवर्नमेंट को, आई विल टेक द एग्जांपल, जैसे अब हम कोई टॉपिक लेते हैं जाति आधारित गणना का मुद्दा और भारतीय लोकतंत्र, एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें आपका पॉलिटिकल थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, लोकतंत्र को लेके बात कर रही है, वो भी जाति आधारित को लेकर। अब क्या होगा, अगर हम कोई भी जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो हम कोशिश करते हैं, हम मास को देखते हैं कि इसमें हमारी जनता का मैक्सिमम जो प्रपोर्शन है उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारा कभी भी ये इंटेंशन नहीं हो सकता कि इस वाले सेक्शन को फ़ायदा हो और इस वाले सेक्शन को हम डेलिबरेटली यानी सोच समझ के हम उसके लिए नुकसान करें, नहीं। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टेक एग्जाम्पल कि ये जाति आधारित जनगणना का मुद्दा और भारतीय लोकतंत्र को लेकर इन्होंने बात करी है, क्या इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप इसके लिए सारांश में जब आप जब आप सारांश निकालोगे, कंक्लूजन जब निकालोगे, तो वो आपका पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्यों होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर जाति आधारित अगर गणना करेंगे तो जो लोग हमारे रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर्स में हैं, तो कहीं ना कहीं वो नॉन क्रीमी लेयर से, अगर नॉन क्रीमी लेयर से वो बिलोंग करते हैं तो उनको रिजर्वेशन कोटे से उनको आउट किया जाएगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब इस तरीके के आप डाटास के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। तो ये डेलिबरेटली हमने ये नहीं सोचा ना कि हम जब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि इतने लोग इस पर्टिकुलर कास्ट के हैं, तब हमारे लोकतंत्र, जब हम इलेक्शन पे आएंगे तब उस पर इसका इम्पैक्ट पड़े, हम ये तो नहीं सोच के कर रहे हैं। तो जब हम इसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव ओपिनियन के साथ गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट अगर वो चाहे, गवर्नमेंट फिर चाहे कोई भी हो, अगर वो कोई पॉलिसी बना रही है तो उसमें उनकी कोशिश यही रहती है कि मास को हम उस चीज़ का फ़ायदा दे पाएँ। तो इसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को, आप अपने ऐसे को एंड करेंगे। अब हम एक बार से हम ये संरचना को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम उस विषय को परिभाषा दें। परिभाषा से भी पहले हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, हम इन पर्टिकुलर ये जितने भी हमारे क्रोनोलॉजी जो मैंने आपको दी हुई है ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, राइट। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें सबसे पहले हम लोग अपने किसी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी प्रसिद्ध कथन, जैसे आपने विवेकानंद जी की कोई कोट ले ली और वहाँ से आपने अपने ऐसे को शुरू कर दिया, उसके बाद आपने किसी विषय की परिभाषा दे दी, परिभाषा के बाद आप सीधे मुख्य भाग पर आ गए, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है 700 या फिर 1000 एज इट इज मेंशन ऑन योर पेपर, राइट। तो आप मेंशन करके उसे फ्रेम करके रखेंगे कि कारण बताएंगे, प्रभाव बनाएंगे, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां, सरकारी प्रयास और योजना और समाधान। तो जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाई है तो वो समाधान में तो वो आएगा ही, है ना। इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे आंसर को फ्रेम करेंगे और उसमें आपकी वर्ड लिमिट आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये आपका जीएस का आंसर नहीं है तो पॉइंट्स में ना फ्रेम करके आपको उसको पूरा ग्रुप के अंदर एक पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद फिर निष्कर्ष, जैसा मैंने आपको बताया कि सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण किस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट ने वो जो पॉलिसीज़ बनाई है वो मास को फ़ायदा देने के लिए बनाई है। तो ऐसे ही अप्रोच रखते हुए आपको वो आंसर पूरा कंक्लूड करना पड़ेगा। एंड देन अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ये जो अभ्यास है, हालांकि अभी 2025 वालों के पास तो इतना टाइम नहीं है, पर अगर उनके पास कोई भी टॉपिक ऐसे तैयार है तो उन टॉपिक्स को आप इन सारे क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। और जो आने वाले एग्ज़ाम्स को, मतलब आने वाले एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हैं, उनको कम से कम हर हफ्ते कम से कम 3 निबंध लिखने चाहिए। अगर आप जीएस का कोई भी जैसे टॉपिक आपके न्यूज़पेपर में आ गया, जैसे फॉर एन एग्जांपल आज ही नेपाल के अंदर जितने भी हमारी जो नई जनरेशन है वो रिटेलिएट कर रही है, यानी नेपाल के जो लोग हैं रिटेलिएट कर रहे हैं, तो उनका करप्शन को लेके उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पूरा टॉपिक आया हुआ है करप्शन को लेकर। तो वो भारत का पड़ोसी देश है, तो अगर वो हमारा पड़ोसी और अगर वहाँ पे किसी भी तरह का अगर एजिटेशन है तो डेफिनेटली उसका हमारे इंडिया पे भी
इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टॉपिक पिक कीजिए और उसके ऊपर हर हफ्ते कम से कम 3 निबंध लिखो। उस निबंध की समीक्षा पहले आप खुद करें कि आपने जो मैंने आपको क्राइटेरिया दिया, क्या आप उस पैरामीटर को फॉलो कर पा रहे हैं। फिर जो भी आपके अनुभवी मेंटर्स हैं आप उनसे भी चेक करा सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप लिख के भेजते हैं तो मैं खुद उसे चेक करके आपको रिवर्टेड बैक करूँगी, ठीक है। और उसके बाद अब हमें डाटा कहाँ से लेना है, कई बार ऐसे होते हैं कि न्यूज़पेपर भी ना काफ़ी बायस्ड हो जाते हैं। तो लेकिन जैसे आपका हिंदी स्पेशल के लिए दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, गिरिराज, दिव्य हिमाचल, इन पर्टिकुलर न्यूज़पेपर मैगजीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डाटा को निकाल सकते हैं और उन्हीं डाटा को अपने एस्से में आप फ्रेम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो ये जो टॉपिक है आज की निबंध कैसे लिखना है, हम इस पर्टिकुलर आई थिंक आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा, और आने वाले एग्ज़ाम में आई एम विशिंग कि आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। एटलीस्ट हिंदी एग्ज़ाम जो कि क्वालिफाइंग है उसमें तो फेल नहीं ही होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।